हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षा में। आज है 31 मई 2023 बुधवार। आज की प्रमुख बातें हैं उसके ऊपर जिस पर प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। वो हैं 2222 जोड़ों का हुआ विवाह, बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कौन सी जगह हुआ है ये। उसके बाद है 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने जीता मेडल। उसके बाद है राजस्थान में साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना कौन बनाए गए हैं इसके प्रमुख। उसके बाद है मणिपाल यूनिवर्सिटी को दिया गया पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना में विश्व बैंक ने दिया वित्तीय सहयोग और कौन कौन सी बातें आती हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद है महत्वपूर्ण योजनाएं, महंगाई राहत कैंप की हम योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। कल 2 योजनाओं के बारे में अध्ययन किया था, आज भी 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है 10 का दम यानी रिवीजन प्रश्न। अब है आज का सुविचार, जो लोग कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ते किस्मत उनका कभी साथ नहीं छोड़ती, उनका हाथ नहीं छोड़ती। यानी जो केवल किस्मत के भरोसे होते हैं उनको सफलता नहीं मिलती, जो मेहनत करते हैं उन्हीं का किस्मत साथ देती है। करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। आज के लिए पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस जिले में एक दिन में 2222 जोड़ों के लिए विवाह सम्मेलन का आयोजन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो 12, आमेर जयपुर, बावड़ी जोधपुर या बीकानेर। तो इसके लिए सही जवाब होगा 12 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 2222 जोड़ों का विवाह सम्मेलन हुआ है। ये विवाह सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था? श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्था के द्वारा कहाँ किया गया? 12 में। ये कहाँ की संस्था है? 12 की। वहाँ आयोजन किया गया इसका। और कौन कौन सी बातें आती हैं वो आगे देखते हैं। ये फोटो आपके सामने है। 7000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने संभाली व्यवस्था। ये बारात नहीं है, ये दूल्हा दुल्हन की फोटो आपके सामने है। और यहाँ ऐतिहासिक विवाह सम्मेलन, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद यानी इस सम्मेलन का, उसके बाद ये इसके संस्थापक अवार्ड लेते हुए। अब चलते हैं आगे। श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्था द्वारा 12 में 26 मई 2023 को 2222 जोड़ों का एक दिन में विवाह सम्मेलन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये प्रमुख प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है आज तक 2222 जोड़ों का एक दिन में विवाह सम्मेलन होके। अब है आगे, राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ ये कहाँ हुई? ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। कहाँ? लबाना जयपुर में। ये जो आमेर तहसील में पड़ता है। कहाँ? लबाना आमेर जयपुर में। राज्य की पहली फर्स्ट है इसलिए प्रमुख है रोबोटिक्स लैब का। यहाँ सरकारी विद्यालय के बच्चों को रोबोटिक्स का ज्ञान, ड्रोन का ज्ञान दिया जाएगा। उसके अलावा पहली तो गई कहाँ? लबाना में। आगे और खुलेगी, एक तो है किशनगढ़ रेनवाल में। कहाँ? किशनगढ़ रेनवाल में। उसके बाद यानी ये 2 तो हो गई जयपुर में। कौन सी जगह? जयपुर में। इनके अलावा और खोलेगी, जैसे बीकानेर में बनेगी, बीकानेर में। उसके अलावा मंडोर जोधपुर में। ये 5 बनाई जाएगी रोबोटिक्स लैब, मंडोर, जोधपुर और इसके अलावा भरतपुर। तो कौन कौन सी जगह रोबोटिक्स लैब? लबाना आमेर जयपुर, किशनगढ़ रेनवाल जयपुर, बीकानेर में, मंडोर जोधपुर और भरतपुर में। चलते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 ये मिला था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर को ये अवार्ड दिया गया था। जो कहाँ का विद्यालय? जोधपुर में है, बावड़ी जोधपुर, जिसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया था। यानी जल संरक्षण के क्षेत्र में
अच्छे कार्य करने के लिए इस विद्यालय को जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास ये किया गया है बीकानेर में। कौन सी जगह? हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास बीकानेर में किया गया था। ये जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है बी डी कल्ला जी, उनके द्वारा किया गया था संभाग स्तर पर। यानी जो हज जाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो जो इनकी अनुमति लेते हैं या उनके लिए वीज़ा वगैरह होता है, उनके लिए सेंटर पहले जयपुर में ही था, लेकिन अब संभाग स्तर पर यानी बीकानेर में भी खोल दिया गया है। उसका शिलान्यास डॉक्टर बी डी कल्ला जी ने किया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम ने प्रथम बार, कौन सी बार? प्रथम बार, प्रमुख हो गया है फर्स्ट बार, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या चौथा स्थान? तो पहली बार तो प्रमुख तभी होगा जब स्वर्ण जीतेंगे। तो कौन सी टीम है राजस्थान की? किस खेल की? सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। ये वॉलीबॉल में ही शूटिंग बॉल आती है। तो ये कौन सी है? सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल, जिसमें वॉलीबॉल में चैंपियनशिप में राजस्थान ने प्रथम बार में कौन सा मेडल, रजत पदक जीता है। ये 42वीं थी और इसका आयोजन वाराणसी यूपी में हुआ था। वाराणसी यूपी में इसका आयोजन किया गया था। 42वीं थी। इससे पहले राजस्थान ने अभी मेडल जीते हैं, वो 41वीं में जीता है रजत पदक और 40वीं में कांस्य पदक, यानी लगातार ग्रोथ की है। 40वीं में कांस्य जीता, 41वीं में रजत और 42वीं में स्वर्ण। चलते हैं आगे और कौन कौन सी बातें हैं वो देख लेते हैं। यह है 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान ने यूपी को हराकर प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता है। 41वीं में रजत और 40वीं में कांस्य पदक जीता था। कप्तान जसविंदर सिंह जो राजस्थान के कप्तान थे, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। उसके अलावा एक और अभी टूर्नामेंट हुआ था जिसमें राजस्थान फर्स्ट बार विनर रहा है, यानी विजेता रहा है। कौन सा? मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट मेरठ उत्तर प्रदेश में, जिसमें राजस्थान पहली बार विजेता बना है 2023 में। ये आयोजन राजस्थान इससे पहले 2011, 12 और 17 में उप विजेता रहा है। कभी 2011, 12 और 17 और पहली बार विजेता बना है। यानी ये दोनों ही टूर्नामेंट प्रमुख हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट बार इनमें मेडल आए हैं। फर्स्ट रैंक आई है इसमें विजेता और इसमें स्वर्ण पदक, जिसमें सिफान खान जो राजस्थान टीम से खेलते हैं, जयपुर के हैं, इन्होंने टूर्नामेंट में 4 शतक लगाए और ये टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। और राजस्थान जो क्रिकेट अंडर-14 के कोच थे आबिद खान जी, इनका संबंध भी जयपुर से ही है। ये कोच हैं राजस्थान अंडर-14 क्रिकेट के। इसमें हमारे चाचा जी के लड़के भी खेल के आए थे मुख्य तेज गेंदबाज के तौर पर, आर्यन। उसके अलावा और विशेष तथ्यों में हाल ही में कुछ मेडल और भी राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इंडिया ओपन निशानेबाजी में जयपुर की किस खिलाड़ी ने रजत पर निशाना लगाया है? ये हैं शिखा चौधरी, जिनका संबंध भी कहाँ से है? जयपुर से। और इनके पिताजी थे प्रदीप चौधरी। यानी दोनों बाप और बेटी ने इंडिया ओपन निशानेबाजी में रजत पर निशाना लगाया है, अलग अलग कैटेगरी में इंडिया ओपन निशानेबाजी में। आगे है दुबई महिला कबड्डी प्रतियोगिता की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? ये इनका नाम है शर्मिला मान जो हैं गोरीर गांव झुंझुनू की। गोरीर गांव पड़ता है कहाँ? झुंझुनू में। इसे ये दुबई में जो महिला कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है उसमें बोली लगी थी, जिसे 33 लाख रुपए में हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा है। इसे हरियाणा स्टीलर्स ने शर्मिला मान को। यानी इससे प्रश्न बन सकता है शर्मिला मान का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से। स्थान कौन सा है, मतलब निवासी कहाँ की है? गोरीर गांव झुंझुनू की। और कौन सी प्रतियोगिता में सबसे महंगी रही है? दुबई महिला कबड्डी प्रतियोगिता में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है? डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, उमेश मिश्रा, आनंद श्रीवास्तव, रवि दत्त गौड़। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा।
यानी वर्तमान में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, जैसे मैसेज के द्वारा ओटीपी मांग करके, कॉल के द्वारा, या आपको लॉटरी का झांसा दे करके जो ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। और उनको रोकने के लिए साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है, जिसके निदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जी। ये महानिदेशक हैं, पुलिस पुलिस साइबर क्राइम के महानिदेशक हैं, और इन्हें साइबर क्राइम यूनिट के प्रमुख भी बनाया गया है। पुलिस महानिदेशक है साइबर क्राइम के। इनके अलावा यानी साइबर, इनका कार्य क्या होगा, मतलब किस लिए इनकी स्थापना की है। जो साइबर अपराध होते हैं उनकी जांचों से संबंधित जो नीतिगत मामले होते हैं उनकी देखरेख साइबर क्राइम यूनिट करेगी। और इनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है साइबर क्राइम से संबंधित, 2930 यानी 1930। इस पर आप, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो इस पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ताकि 1 घंटे के अंदर उस पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होने से पहले ही रोका जा सके। और कार्य करेगी ये, जैसे इन हेल्पलाइन नंबर पर जो शिकायत दर्ज होगी और साइबर क्राइम यूनिट जो थाने हैं वहाँ जो शिकायतें दर्ज होगी उनका पर्यवेक्षण करने का, जांच करने का कार्य साइबर क्राइम यूनिट का रहेगा। तो इसकी स्थापना किन के अंडर में की गई है, डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जी के अंडर में। चलते हैं आगे। आगे प्रश्न आपके सामने, जयपुर और जोधपुर के बाद नई पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू की जाएगी। अभी हाल ही में बजट में घोषणा हुई है कोटा में। कौन सी जगह? कोटा में। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध श्रेणी में देश का प्रथम जिला, यानी अभी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट आई है, कौन सी? साइबर अपराध श्रेणी, जिसमें देश में प्रथम जिला साइबर अपराध में वो है भरतपुर। कौन सा? भरतपुर जिला। राजस्थान का फर्स्ट साइबर थाना कहाँ है? जयपुर में। ये खोला गया था जयपुर में। लेकिन अब साइबर अपराधों को बढ़ते हुए देखते हुए, यानी ये बढ़ रहे हैं, इसके देखते हुए जयपुर में पहले से है ही, उसके अलावा जोधपुर और भरतपुर में भी खोलेगी, यानी जोधपुर और भरतपुर में भी साइबर अपराध के लिए थाने खोले जाएंगे। और राजस्थान का फर्स्ट साइबर पार्क कौन सा है? ये है जोधपुर में स्थापित किया गया है फर्स्ट साइबर पार्क। कहाँ? जोधपुर में। और संचार साथी पोर्टल, ये भी कुछ इसी प्रकार है, जैसे जो खो जाते हैं, जो चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं मोबाइल, यानी खोए हुए मोबाइलों को ट्रैक करने के लिए, खोए हुए मोबाइलों को ट्रैक करने के लिए ये ऐप संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। भारत के रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो लोकसभा सांसद हैं। कहाँ? वो राज्यसभा सांसद है। कहाँ से? ओडिशा से। यानी इनका संबंध तो जोधपुर से आता है। ये जोधपुर के हैं, लेकिन ये राज्यसभा में सांसद ओडिशा से हैं। और इन्हें अभी हाल ही में 2023 में मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान राव सिंह सम्मान भी दिया गया है। कौन सा? राव सिंह सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये मारवाड़ के जो सर्वोच्च सम्मान है वो मारवाड़ के लोगों को ही अच्छे कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। उसके अलावा है, राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी को एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब होगा मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर या शिल्प सृजन संस्था जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में एक वो हुआ था आयोजन समारोह, जिसमें उसका नाम है इंडिया हायर एजुकेशन, यानी उच्च एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए रैंकिंग 2023-24 अवार्ड समारोह हुआ था। ये कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक समारोह हुआ था। कौन सा? इंडिया हायर एजुकेशनल 2023-24 अवार्ड समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें एग्जाम्पलरी रिसर्च ऑफ द ईयर पुरस्कार मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को दिया गया है। इससे पहले मणिपाल यूनिवर्सिटी को एक और अवार्ड दिया गया था, वो था 16वां जो इंटरनेशनल एजुकेशनल लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट समिट 2023। कौन सा? 2023 समिट हुआ था
उसमें भी इन्हें अवार्ड दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट अवार्ड, यानी पश्चिम की बेस्ट अवार्ड, यूनिवर्सिटी का ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। पश्चिम में जो यूनिवर्सिटी हैं उनका यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मणिपाल यूनिवर्सिटी को दिया गया था। चलते हैं आगे। इंडिया हायर एजुकेशनल रैंकिंग 2023-24 अवार्ड समारोह दिल्ली में। इसमें एजुकेशनल वर्ल्ड द्वारा किसने दिया है अवार्ड? एजुकेशनल वर्ल्ड ने मणिपाल यूनिवर्सिटी को एग्जाम्पलरी रिसर्च ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसके अलावा 16वें इंटरनेशनल एजुकेशनल लीडरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट समिट 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट, ये बेस्ट नहीं है, ये वेस्ट है यानी पश्चिम, वेस्ट अवार्ड मणिपाल यूनिवर्सिटी को दिया गया। यानी 2 अवार्ड मिल चुके हैं किसको? मणिपाल यूनिवर्सिटी को। उसके अलावा खुंडियाल गांव जोधपुर को स्मार्ट गांव बनाने के लिए गोद में लिया है। किसने लिया है? ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने लिया है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने। पूरे राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 5, जिनमें से एक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है। उसके द्वारा खुंडियाल गांव जोधपुर को स्मार्ट गांव बनाने के लिए गोद में लिया गया है। यहाँ क्या करेंगे? 800 पौधे लगा करके एक पार्क बनाया जाएगा और महिलाओं के लिए मसाला पिसाई की मशीन और मसाला ग्रेडिंग की मशीन लगाई जाएगी। मसाला पिसाई और ग्रेडिंग की मशीनें भी लगाई जाएंगी। किसके द्वारा? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा। कहाँ? खुंडियाल गांव जोधपुर में। उसके आगे है 18वां अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2023 का आयोजन ये किया गया था राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राजस्थान के कुलपति, वर्तमान में कुलपति कौन है? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति। और कुल अधिपति कौन होते हैं? कुल अधिपति। आगे है राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023, ये दिया गया है। एक तो है शिल्प सृजन संस्था। कौन सी? शिल्प सृजन संस्था यह है जयपुर में। कौन सी जगह है? जयपुर में शिल्प सृजन संस्था। और दूसरी संस्था का नाम है सबका घर एक आश्रम। यह है कहाँ? दौसा में। यानी शिल्प सृजन संस्था जो असहाय बच्चे हैं, यानी जो शिक्षा से वंचित है, उनको शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रही है शिल्प सृजन संस्था जयपुर। इसलिए राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और एक है सबका घर एक आश्रम, यानी आप समझ गए होंगे कि जो अनाथ हैं या वृद्धजन हैं उनको एक जगह आश्रम में रहने के लिए जगह उपलब्ध करवाने के लिए ये संस्था कार्यरत है, जो कहाँ की है? दौसा की, जिसे इस कार्य के लिए राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 दिया गया है। चलते हैं आगे। 5वां प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना किसके सहयोग से वित्त पोषित है? विश्व बैंक, डेनमार्क, फ्रांस, जापान। तो इसका सही जवाब होगा विश्व बैंक से। यानी एक योजना चलाई गई है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2019 को की गई थी, 2019 से। और ये राजस्थान के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में चलाई जा रही है। आगे इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। नेशनल रूरल एम्पावरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना कौन सी है? 19 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान के 9 जिलों में 36 ब्लॉकों में संचालित हैं, जो विश्व बैंक से वित्त पोषित है, जिसमें सबसे निर्धन एवं सबसे निर्बल समुदायों को ग्रामीण उत्पादों के आसपास मूल्य श्रृंखला सृजित करने, आजीविका संवर्धन में नए मॉडल प्रस्तुत करने, डिजिटल वित्त की सुविधा देने, तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 9 उनमें से परियोजनाएं लाई जाएगी। यानी इस परियोजना के तहत कुछ परियोजनाएं लाई जाएंगी जो सबसे निर्धन हैं, सबसे निर्बल समुदाय हैं उनके लिए, जिससे कृषि एवं गैर कृषि वाले उद्योगों में महिलाओं, सबसे निर्धन निर्बल समुदायों को बढ़ावा मिल सके।
इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2019 से राजस्थान के 9 जिलों में और 36 ब्लॉकों में। आगे है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने समझौता किया है डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ, यानी जो शहरी क्षेत्र है उसमें बेहतर प्रबंधन हो जल का, पेयजल की सुविधाओं का, इसलिए डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। राज्य वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, ये राजस्थान के 13 जिलों में संचालित है, जिसमें कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 हो गए। उसके बाद भरतपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, और अलवर अलवर हो गया, जयपुर हो गया, जयपुर, दौसा, और जो अजमेर संभाग है उसका भीलवाड़ा और टोंक। कौन सा? भीलवाड़ा और टोंक। अब आप सोच रहे होंगे पूर्वी नहर परियोजना में भी तो 13 जिले ही हैं। हाँ, उसमें भी हैं, लेकिन भीलवाड़ा पूर्वी नहर परियोजना में नहीं है, उसमें है अजमेर। कौन सा जिला? अजमेर। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4, भरतपुर के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 4, ये अलवर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, टोंक, ये हैं किसमें? राज्य वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में। इसमें सहयोग दिया है फ्रांस ने। कितना? 70% फ्रांस का सहयोग है, और राज्य सरकार का इसमें सहयोग है 30%, 30%, जिसमें कुल खर्च आएगा 1693 करोड़। यानी इसमें जो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना है फ्रांस के सहयोग से की जा रही है, जिसमें 70% खर्चा लगाएगी फ्रांस, और राज्य लगाएगा राजस्थान 30%, 1693 करोड़ रुपए राजस्थान के 13 जिलों में। आगे है चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये बनी है पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसकी स्थिति को दिखाने के लिए बनाई गई है। कौन सी? चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि हमेशा राजनीतिक रूप से ये नहर परियोजना चर्चित रहती है। इस पर कोटा में, कहाँ? कोटा में काली सिंध नदी है, वहाँ पर इस पर एक बांध भी बनाया गया है। कौन सा? नवनेरा बांध। और ये भी कितने जिलों में है? राजस्थान के 13 जिलों में। अभी बताया भरतपुर संभाग के 4 जिले, जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा संभाग के 4 जिले, और अजमेर और टोंक, अजमेर संभाग का अजमेर और टोंक। और इस परियोजना में अजमेर की जगह भीलवाड़ा होगा। कौन सा? भीलवाड़ा। चलते हैं आगे है, अब हम पर ये महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले महंगाई राहत कैंप में जो योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में यानी कल हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आपको भी अगर देखना है तो पिछली कक्षा जा करके आप लीजिए। अब करते हैं शुरुआत। पहले तो महंगाई राहत कैंप शुरू हुआ था 24 अप्रैल 2023 से ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से सीएम श्री अशोक गहलोत द्वारा, और ये समाप्त होगा 30 जून 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? जरूरतमंद परिवारों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर, यानी योजनाओं का लाभ दे करके महंगाई से राहत दिलाना। इसमें 10 परियोजनाएं शामिल है। 10 योजनाएं। ये प्रश्न बन सकता है कौन कौन सी योजनाएं महंगाई राहत कैंप में इनका लाभ दिया गया। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दूसरी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। उसके बाद है, यानी ये दोनों स्वास्थ्य से संबंधित हो गई, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 2 योजना हो गई रोजगार से संबंधित। उसके अलावा है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना घरेलू कार्य से, और मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, यानी ये भी घर से संबंधित हो गई। उसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, यानी जो कृषि कार्य हैं उनमें 2000 यूनिट तक जो कृषि बिजली बिल आता है खेतों का, उनमें 2000 यूनिट तक के बिजली फ्री दी जाएगी। और उसके अलावा है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इसमें 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। ये घरेलू बिजली कनेक्शन से संबंधित है। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें
सभी पेंशन योजनाओं में, यानी जितने भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं, चाहे किसी को भी मिल रही है, उसमें न्यूनतम कर दिया है 1,000 रुपये। और आगे है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसमें 40,000 रुपये गायों के बीमा के लिए ये है योजना। तो अब करते हैं आज कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत यानी पहले देखते हैं कैसे ये योजना आई। सबसे पहले आया था नरेगा अधिनियम, जो 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ और लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से। कब से? 2 फरवरी 2006 से। अधिनियम कब का है? 2005, 25 अगस्त 2005 का। पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा का। उद्देश्य क्या है? एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के अकुशल वयस्क को, यानी जिसको कार्य तो नहीं आता लेकिन वयस्क यानी 18 वर्ष का हो गया है, उसको अकुशल यानी जिस कार्य के लिए कोई दक्षता नहीं चाहिए, उस कार्य के लिए यानी सामान्य कार्य जो कर सके, उस सार्वजनिक कार्य में वैधानिक न्यूनतम भत्ते पर 100 दिन का रोजगार देना। इसलिए ये योजना शुरू की गई थी, यानी एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार अकुशल वयस्क को अकुशल सार्वजनिक कार्य में न्यूनतम वैधानिक न्यूनतम भत्ते पर। उसके बाद इसका नामकरण नरेगा से मनरेगा पड़ा। कब? 2 अक्टूबर 2009 को, यानी इसके आगे महात्मा गांधी जी की जयंती आती है 2 अक्टूबर को, तो इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या गारंटी योजना। उसके बाद राजस्थान में लागू कब हुई? जब देश में ही 2 फरवरी 2006 से हुई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस पर कार्य किया गया था। उसके बाद 2 फरवरी 2006 से राजस्थान में लागू हुई, तब इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। लेकिन बजट 2023-24 में ये 22-23 में ही कर दिया गया। इसमें प्रावधान की 100 दिन की जगह 25 दिन एक्स्ट्रा, यानी इस वर्ष नहीं, पिछले बजट में ही ये घोषणा कर दी थी कि 25 दिन अतिरिक्त कार्य दिवस मिलेंगे एक साल के अंदर, यानी कुल हो गए 125 दिन। लेकिन सहरिया जो कहाँ की है? 12 की जनजाति है, 12 की सहरिया, खतौड़ी, उदयपुर की जनजाति और विशेष योग्यजनों को 100 दिन अतिरिक्त रोजगार, यानी कुल दिन हो गए 200। इनका संचालन कौन करता है? मनरेगा कार्य का ये ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदान करता है। वो ग्राम पंचायत स्तर पर इसका आयोजन, उसमें प्रधान तो होता है ग्राम पंचायत का सरपंच। कौन? ग्राम पंचायत का सरपंच। लेकिन उस कार्य इसके संचालन के लिए जिम्मेदार होता है ग्राम पंचायत का सचिव यानी सेक्रेटरी और रोजगार सहायक, जिसे हम मेड बोलते हैं। कौन? मेड। तो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम कब पड़ा? ये जब 25 दिन अतिरिक्त जोड़ने के बाद, यानी पिछले वर्ष इसका नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया। चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना है इंदिरा गांधी, ये शहरी है, शायरी नहीं है, शहरी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके लाभार्थी कौन है या इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शहरी क्षेत्र में भी योजना लाई गई, जिसकी शुरुआत हुई 9 सितंबर 2022 से। कब? 9 सितंबर 2022 से। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रतिवर्ष इसमें भी 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया पिछले वर्ष। लेकिन अभी जो बजट आया है इसमें 1 अप्रैल 2023 से 25 दिन अतिरिक्त कार्य देने की घोषणा की है। कुल इसमें भी कार्य दिवस हो गए 125। इस योजना में कार्य करवाए जाएंगे कौन कौन से? पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, सैनिटेशन, हेरिटेज साइटों का संरक्षण करवाने के लिए ऐसे कार्य इसमें करवाए जाएंगे। चलते हैं आगे। अब है 10 का दम यानी रिवीजन प्रश्न, और पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी समाहित करेंगे, इसमें सम्मिलित करेंगे, तो आपको जवाब जरूर देना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? ये प्रश्न है आपके सामने रिट मेंस परीक्षा पंजाबी वाली पेपर में 2023 में। 120 दिन, 110 दिन, 100 दिन या 80 दिन, कौन सी है? शहरी
तो इसमें पहले तो 100 दिन का था, लेकिन अभी 2023 में 1 अप्रैल से कितना कर दिया, 125 दिन। और इसमें आयु भी है, यानी ये केवल 18 से 60 वर्ष के युवाओं के लिए ही ये योजना है, 18 से 60 वर्ष की योजनाओं के लिए। आगे प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। ये देखिए प्रश्न भी आया हुआ है रिटमेंस परीक्षा गणित विज्ञान 2023 में, जिसमें पूछा है कि आयु सीमा कितनी है शहरी रोजगार गारंटी योजना में, 18 से 50 वर्ष, 16 से 55 वर्ष, 18 से 60 वर्ष या 18 से 62 वर्ष। तो अभी देखा हमने 18 से 60 वर्ष शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। आगे है कुछ प्रश्न शॉर्ट वन लाइनर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रीमियम राशि है, यानी कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें 850 रुपये। यानी जो परिवार लाभार्थी हैं किसका, जो परियोजनाएं चल रही हैं यानी जनाधार हैं जिनके पास, या जिन्हें खाद्य अधिनियम के तहत वो परिवार आते हैं, उनको तो फ्री निःशुल्क सहायता दी जाती है इस बीमा योजना के तहत। लेकिन जो ये उनके अलावा परिवार आते हैं वो प्रतिवर्ष 1 साल का 850 रुपये दे करके अपना इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो दुर्घटना बीमा योजना है उसमें कोई भी प्रीमियम राशि नहीं है दुर्घटना बीमा योजना में। आगे है महंगाई राहत कैंप की शुरुआत किस ग्राम पंचायत से हुई। अभी देखा महापुरा से, जो कहाँ है जयपुर में। कब से, 24 अप्रैल 2023 से, और कब तक चलेगा ये, 30 जून 2023 तक। किसने की थी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत। दुर्घटना बीमा योजना ये तो शुरू हुई थी 1 मई 2021 को, तब 5 लाख रुपए इसमें बीमा राशि थी। फिर 1 मई 2022 को इसमें 10 लाख रुपए कर दी गई, और अभी 2023-24 के बजट में कर दी गई है कितनी, 25 लाख रुपए। किसमें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना में। लेकिन जो ये दुर्घटना बीमा योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 से। कब से, 1 मई 2022 से। लेकिन तब इसमें वो बीमा राशि थी 5 लाख रुपए, और लेकिन 2023-24 के बजट में इसमें 10 लाख रुपए कर दिया, यानी दुर्घटना बीमा की राशि 10 लाख और स्वास्थ्य बीमा की 25 लाख रुपए। आगे है नरेगा अधिनियम कब से लागू हुआ। 2 फरवरी 2006 से। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 200 दिन का रोजगार किसके लिए है। एक तो सहरिया जनजाति जो कहाँ की है, बारा की। एक कथोड़ी जनजाति जो कहाँ की है, उदयपुर की। और विशेष योग्यजन के लिए, विशेष योग्यजन के लिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत ये हुई थी 9 सितंबर 2022 को। आगे है देवराज उपाध्याय पुरस्कार। देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजाराम भादु को दिया गया। किसको, राजाराम भादु को। किसको, राजाराम भादु को। कौन सा पुरस्कार, देवराज उपाध्याय पुरस्कार। इनकी रचना थी कविता के आयाम। आगे है कन्हैया लाल सहल पुरस्कार, ये दिया गया है यश गोयल को। किसको, यश गोयल को। हमने ये पिछली परीक्षाओं में, वो पिछले कक्षाओं में अध्ययन किया था, उन्हीं में से पुरस्कार लिए जा रहे हैं, और आप अगर पीछे रह गए हैं तो आपका रिवीजन यहाँ हो जाएगा। यानी कन्हैया लाल सहल पुरस्कार यश गोयल को दिया गया, और रचना थी नामुमकिन नेता। नामुमकिन नेता इनकी रचना के लिए। आगे है जनार्दन राय नागर पुरस्कार, ये दिया गया है चंद्र प्रकाश देवल को। किसको, चंद्र प्रकाश देवल को। अगला पुरस्कार है सुधींद्र पुरस्कार, ये माया मृग को, जिनकी रचना है मुझ में मीठा तू है। मुझ में मीठा तू है, ये इस रचना के लिए इन्हें कौन सा, सुधींद्र पुरस्कार दिया गया है। आगे है राजस्थान साहित्य अकादमी। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 1958 को। कहाँ पर, उदयपुर में। किसकी, राजस्थान साहित्य अकादमी की, उदयपुर में। इसके वर्तमान अध्यक्ष आते हैं दुलाराम सहारण जी। और इसके द्वारा एक मासिक पत्रिका भी
निकाली जाती है, जो है मधुमती। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 उदयपुर में दुलाराम सहारण जी वर्तमान में अध्यक्ष और मधुमती इनकी रचना। आज के लिए इतना ही। कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर कमेंट करें, प्रश्नों के उत्तर बताइए और जिनके लिए उपयोगी हो उनके पास शेयर करें। वीडियो को कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।